भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति जारी है। पर कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या असल में युद्ध की घोषणा हो चुकी है। क्या असल में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है, या केवल अभी ये जो पूरी घटना है संघर्ष की सिचुएशन में है। तो आज इस वीडियो में हम इसी सवाल को जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो युद्ध की घोषणा है वो किस तरह से की जाती है, और क्या पूरी प्रक्रिया जो है वो संविधान के तहत निर्धारित की गई है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दिशाइस चैनल की इस नई वीडियो में। वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि बेसिकली आपका युद्ध की औपचारिक घोषणा भारत में कैसे की जाती है, इसकी प्रक्रिया क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप युद्ध की औपचारिक घोषणा की बात करेंगे, आप भारतीय संविधान को यदि पढ़ेंगे, तो भारतीय संविधान में कहीं भी युद्ध की औपचारिक घोषणा या डिक्लेरेशन ऑफ वॉर को लेकर के कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। भारतीय संविधान स्पष्ट तौर पर यह बिल्कुल नहीं बताता है कि भारत सरकार किस तरह से या भारतीय सेना किस तरह से युद्ध की शुरुआत करेगी। तो औपचारिक तौर पर अगर आप देखें, औपचारिक घोषणा के लिए भारतीय संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। युद्ध की स्थिति में केवल भारत में नेशनल इमरजेंसी लागू की जाती है, और युद्ध के डिक्लेरेशन के लिए, वॉर के डिक्लेरेशन के लिए कोई भी कानून मौजूद नहीं है। यानी कि जब भी भारत में ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जहां पर भारत दुनिया के किसी दूसरे के देश के साथ युद्ध की सिचुएशन में होता है, तो वहां पर ऐसा कोई स्पेशल डिक्लेरेशन आपको देखने को नहीं मिलता है, बल्कि सरकार एक सबसे असाधारण सिचुएशन में नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकती है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकती है। तो उसका प्रोविजन आपको भारतीय संविधान में जरूर देखने को मिलता है। आर्टिकल 352 में आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर आप ये सोचें कि सरकार ऑफिशियल तौर पर आपको ये आकर के बताएगी कि भारत में अब युद्ध लागू हो चुका है, तो ऐसा कोई प्रोविजन जो है हमारे संविधान में या किसी कानून में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज यहाँ पर देखी हमने कि युद्ध की औपचारिक घोषणा को लेकर के क्या संविधान में कोई प्रावधान है। तो युद्ध की औपचारिक घोषणा को लेकर के नहीं है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी को लेकर के, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी को लेकर के आपको आर्टिकल 352 देखने को मिलेगा। और वहां पर बेसिकली आपका बाहरी खतरे को लेकर के जरूर बात की गई है, जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये सबसे पहले हमने युद्ध की औपचारिक घोषणा को लेकर के क्या प्रोविजन है उसकी बात की। अब घोषणा में कौन कौन से लोग जो हैं, ये कौन कौन सी चीजें जो हैं वो आपको शामिल होती हुई नजर आती हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर आप देखें, युद्ध की घोषणा में जो सबसे पहले व्यक्ति हैं जो आपको नजर आएंगे, वो है हमारे राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान में यदि आप पढ़ेंगे, खासतौर पर अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 सब क्लॉज 2 को देखें, 53 सब क्लॉज 2 को देखें, तो वहां पर लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रपति जो हैं वो हमारी तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं। और क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं, इसी वजह से भारत में औपचारिक तौर पर युद्ध को शुरू करने या औपचारिक तौर पर शांति को स्थापित करने की जो तमाम शक्तियां मौजूद हैं, वो शक्तियां भी भारत के राष्ट्रपति के हाथों में आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हमें याद रखना है कि भारत की व्यवस्था किस तरीके से काम करती है। खुद भारतीय संविधान कहता है कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करेंगे। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे, तो आर्टिकल 74 के मुताबिक युद्ध की शांति या किसी भी मामले में, अगर आप युद्ध की बात करें या नेशनल इमरजेंसी की बात करें, कोई भी सिचुएशन आप देखें, तो ऐसी सिचुएशन में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो मंत्रिमंडल होता है, यानी कि जो कैबिनेट है, केवल उसकी सलाह पर ही हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो काम करते हैं। तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो पहली एंटिटी कौन है? सबसे पहली इकाई है हमारे राष्ट्रपति। दूसरे नंबर पर आती है हमारी केंद्रीय कैबिनेट, यानी कि यूनियन कैबिनेट। तो हमारे संविधान में, हमारे देश में जो व्यवस्था अपनाई गई है, जो संसदीय व्यवस्था हमने अपनाई है, उस संसदीय व्यवस्था में बेसिकली जो रियल पावर्स हैं वो किसके हाथ में है? रियल पावर्स दरअसल आपको भारत में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके हाथ में देखने को मिलती हैं। तो जो वास्तविक निर्णय है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा लिया जाता है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री जो है वो अलग अलग मंत्रियों, अलग अलग जो ऑफिशियल्स हैं उनसे सलाह ले सकते हैं। जैसे जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनसे सलाह ली जा सकती है, जो विदेश मंत्री हैं उनसे सलाह ली जा सकती है। इसके अलावा हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनके साथ भी विचार विमर्श किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय संविधान का आर्टिकल 40, भारतीय संविधान में जो 44th अमेंडमेंट किया गया था, वो भी इस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेरेशन को लेकर के। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। और 44वां संविधान संशोधन ये कहता है कि बेसिकली राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी केवल तब लागू करेंगे जब उनको लिखित तौर पर जो केंद्रीय कैबिनेट है या जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी सिफारिश प्राप्त होगी। अब ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री कल को जाकर के राष्ट्रपति को ओरल तौर पर या मौखिक तौर पर बोलते हैं कि आप देश में आपातकाल को लागू कर दीजिए और राष्ट्रपति आपातकाल को लागू कर देंगे।
ऐसा होता था, ऐसा 44th अमेंडमेंट से पहले हुआ था। 19 जब भारत में इमरजेंसी लागू हुई थी 75 में, तो उस समय आपको यही देखने को मिला था। उस समय कोई लिखित नोटिफिकेशन या लिखित जो है सिफारिश नहीं दी गई थी। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन उसके बाद आया, उस संविधान संशोधन में तय किया गया कि बेसिकली राष्ट्रपति जो नेशनल इमरजेंसी है वो केवल तब और तब लागू करेंगे जब केंद्रीय कैबिनेट से उनको लिखित तौर पर सिफारिश प्राप्त होगी, रिटन सिफारिश प्राप्त होगी, केवल तभी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। संसद की अगर आप बात करें तो संसद यहाँ पर जब आप नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करती है नेशनल इमरजेंसी को मंजूरी देने में और नेशनल इमरजेंसी को खारिज करने में भी। लेकिन जब आप वॉर की बात करते हैं तो वॉर के मामले में हमारी संसद को कुछ खास शक्तियां प्राप्त नहीं है। वॉर के मामले में अगर आप देखें तो संसद की पूर्व सहमति अनिवार्य नहीं है, क्योंकि संविधान में इसको लेकर के कोई स्पेशल प्रोविजन आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा संसद निगरानी और फाइनेंशियल जो मंजूरी है उसको लेकर के जरूर एक ओवरसाइट मैकेनिज्म के तौर पर काम करती है। यानी कि क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, युद्ध लड़ने के लिए आपको फाइनेंशियल कैपेबिलिटी की जरूरत है, और फाइनेंस को जो मंजूरी देने की शक्ति है वो हमारी संसद के पास है। तो इस मामले में संसद जो है अपनी एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करती है। इसके अलावा युद्ध की स्थिति में सरकार को संसद को समय समय पर जानकारी देना भी अनिवार्य है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर जो हमारे कन्वेंशन रहे हैं वो ये बताते हैं कि सरकार जो है या हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या जो भी आपके प्रधानमंत्री के नॉमिनेटेड व्यक्ति हैं वो संसद में जाकर के संसद को ये सूचित करते रहते हैं कि वर्तमान समय में भारत किस सिचुएशन में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको भारतीय संविधान में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हम बार बार आपातकाल की बात कर रहे हैं, हम बार बार प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। उसको लेकर के क्या प्रक्रिया है, उसको लेकर के क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको मिलेंगी, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि भारत में तीन तरह की इमरजेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। एक आर्टिकल 352 में है, आर्टिकल 356 में है और आर्टिकल 360 में है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं यानी कि नेशनल इमरजेंसी की जब बात होती है तो नेशनल इमरजेंसी का जिक्र जो है वो आपको आर्टिकल 352 में देखने को मिलता है। 356 में प्रेसिडेंट रूल को लेकर के बात की गई है और 360 में आपका जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसको लेकर के बात की गई है। 352 की अगर आप बात करें तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार जो है वो प्राप्त है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भारत में आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके हाथों में है, तो हमारे राष्ट्रपति के हाथों में है। लेकिन कब किया जा सकता है, तो आर्टिकल 352 ये कहता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं कि बेसिकली भारत के किसी हिस्से की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की वजह से खतरे में है, तो इसी सिचुएशन में बेसिकली आपका हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो वॉर या फिर सॉरी माफ कीजिएगा नेशनल इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको तीन चीजें जो बताई गई हैं वो आपको याद रखना है। युद्ध की बात की गई है या इसको आप बाहरी आक्रमण भी कह सकते हैं, क्योंकि बाहरी आक्रमण का मतलब ही युद्ध होता है। तो दो तरह के सिचुएशन यहाँ पर बताई गई हैं, या तो बाहरी आक्रमण से या फिर सशस्त्र विद्रोह से। अब एक चीज यहाँ पर आपको जानना और जरूरी है, भारतीय संविधान के लिहाज से 44 खासतौर पर नेशनल इमरजेंसी के लिहाज से या जो आपका ओवरऑल संविधान है उसके लिहाज से 44th अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। और 44th अमेंडमेंट के माध्यम से इस प्रोविजन में भी बदलाव किया गया था। दरअसल 44वें संविधान संशोधन से पहले ये जो यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह शब्द लिखा हुआ है ये शब्द संविधान में नहीं लिखा हुआ था। इससे पहले लिखा हुआ था आंतरिक अशांति यानी कि इंटरनल डिस्टरबेंस। तो पहले क्या लिखा हुआ था, इंटरनल डिस्टरबेंस लिखा हुआ था। और इंटरनल डिस्टरबेंस बेसिकली आपका एक बहुत वेग शब्द है जिसका आप कह सकते हैं गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और 1975 में गलत इस्तेमाल किया भी गया था, क्योंकि 1975 में जो इमरजेंसी लागू की गई थी वो इसी आधार पर लागू की सॉरी इस आधार पर लागू की गई थी, आंतरिक अशांति के आधार पर। तो इसी वजह से जो आपका 44th अमेंडमेंट था उसके माध्यम से संविधान में बदलाव किया गया और ये जो इंटरनल डिस्टरबेंस का प्रोविजन है इस प्रोविजन को चेंज कर दिया गया और इसके स्थान पर एक नया शब्द लाया गया जो है सशस्त्र विद्रोह। यानी कि जब तक बेसिकली देश में एक आर्म्ड रेबिलियन की सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगी तब तक सरकार आंतरिक आपातकाल को लागू नहीं कर सकती है। और बाहरी आपातकाल का तो मतलब आप जानते हैं, बाह्य आपातकाल यानी कि अगर देश में युद्ध की सिचुएशन आती है तो यहाँ पर आप कोरिलेट करके देख सकते हैं। संविधान ये कहता है कि आप युद्ध की सिचुएशन में जो आपकी एक्सटर्नल इमरजेंसी है उसको लागू कर सकते हैं। तो इसका यही मतलब माना जाता है कि अगर हमारी सरकार जो है वो एक्सटर्नल इमरजेंसी लागू करती है, बाह्य आपातकाल लागू करती है, तो इसका मतलब ये होता है कि भारत युद्ध की सिचुएशन में है। इस तरीके से आप संविधान को जोड़ करके यहाँ पर देख सकते हैं।
इसके अलावा आपातकाल को लेकर के और क्या प्रोविजन है? आपातकाल की घोषणा को जारी होने की तिथि से 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। आपको याद रखना है, संसद हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो आपातकाल को घोषित कर सकते हैं, लेकिन आपातकाल को संसद की मंजूरी की भी जरूरत होती है। वो हमने अभी चर्चा की थी कि आपातकाल के मामले में संसद को शक्ति प्राप्त है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप युद्ध की बात करें तो वहां पर संसद को शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो आपातकाल के मामले में तो है। तो जैसे ही आपातकाल घोषित होता है उसके 1 महीने भीतर जो भी 1 महीने के भीतर जो भी आपका प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को संसद में पेश करना अनिवार्य है, संसद से मंजूरी लेना अनिवार्य है। इसके अलावा यदि दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है। याद रखना है आपको, 1 महीने सबसे पहले डिक्लेरेशन आती है, 1 महीने बाद उसको मंजूरी मिलती है, 6 महीने तक वो लागू रहता है। 6 महीने बाद दोबारा उससे जुड़ा जो प्रस्ताव है वो संसद में पेश किया जाता है, और अगर दोबारा मंजूरी मिल जाती है तो फिर दोबारा से 6 महीने तक लागू रह सकता है, और इस तरीके से आप 6-6 महीने करके उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकते हैं। उसको उसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए जो है बेसिकली अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा आपातकाल की घोषणा या इसे जारी रखने का जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा यानी कि दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। स्पेशल मेजॉरिटी आपको चाहिए होती है। अब ये कई बार जो है हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि आपातकाल को जारी रखने के लिए किस तरह की मेजॉरिटी की जरूरत होती है, तो आपको याद रखना है कि आपातकाल को जारी रखने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। तो स्पेशल मेजॉरिटी के माध्यम से आपातकाल को, अब ये भी याद रखना है आपको, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक स्टेटमेंट आपके सामने हो सकता है कि आपातकाल को का जो पहला प्रस्ताव होता है उसके लिए तो स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, लेकिन दूसरे प्रस्ताव के लिए यानी कि उसको जारी रखने का जो प्रस्ताव है वो सामान्य मेजॉरिटी के माध्यम से या नॉर्मल मेजॉरिटी के माध्यम से पारित किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत होगा, क्योंकि अगर आप पहली बार प्रस्ताव को पेश करते हैं तो भी आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत है, और अगर आप उसको जारी रखने का प्रस्ताव लेकर के आते हैं तो भी आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। तो ये हमने आपातकाल को लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे उन प्रोविजंस पे चर्चा कर ली है। अब पूर्व में युद्ध की घोषणाओं की अगर आप बात करें तो भारत ने अभी तक बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आई हैं भारत के सामने, लेकिन एक बार भी औपचारिक तौर पर भारत में युद्ध को डिक्लेयर नहीं किया गया है। ये चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहले जो हमने वॉर लड़ा था 1947-48 में, जब जो पाकिस्तानी सेना के जो तमाम ऑफिसर्स थे, तमाम जो आपके सैन्यकर्मी थे, उन्होंने अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने की कोशिश की थी, जिसको बेसिकली पाक समर्थित कबायली जो हमला था ये कहा जाता है। तो यहाँ पर भी युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन कोई औपचारिक घोषणा आपको देखने को नहीं मिली थी। फिर इसके बाद 1962 का हमने युद्ध लड़ा, भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ। चीन ने भारत पर अचानक से हमला कर दिया था और कोई भी औपचारिक डिक्लेरेशन आपको देखने को नहीं मिला था और युद्ध की शुरुआत हो गई थी। 1965 का युद्ध रहा भारत और पाकिस्तान के बीच में, सीमावर्ती झड़पों से इसकी शुरुआत हुई थी, बाद में फुल ब्लोन वॉर के तौर पर ये देखने को मिला और कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ। 1971 बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी भारत पर, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई थी और इसी प्रतिक्रिया के बाद युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर भी आपका कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन आपको देखने को नहीं मिला था। 1999 की बात करें, कारगिल ऑपरेशन, कारगिल वॉर की अगर आप बात करें तो एक ऑपरेशन था जो पाक घुसपैठिए थे, पाकिस्तानी सेना के जो घुसपैठिए थे उन्होंने भारत में प्रवेश कर लिया था, भारत के क्षेत्र में प्रवेश किया था। इनको भगाने के लिए भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था। लिमिटेड वॉर था, कोई फुल ब्लोन वॉर आपको देखने को नहीं मिला था और कोई औपचारिक डिक्लेरेशन भी नहीं हुई थी। तो अब तक भारत ने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, लेकिन कभी भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन जो है वो देखने को नहीं मिला है। तो ये हमारे एग्जाम के लिहाज से कुछ जरूरी पॉइंट थे इस पूरे विषय को देखते हुए। अब करते हैं टॉपिक को समाप्त। यहाँ पर अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है इसी पूरे विषय से जुड़ा हुआ, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन हमारे सामने है। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 53 क्लॉज 2 के अनुसार अकेले अपने विवेक पर युद्ध की घोषणा कर सकते हैं या शांति स्थापित कर सकते हैं। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, संघ की कार्यकारी शक्ति भारत की राष्ट्रपति में निहित है, यानी कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके हाथों में है, राष्ट्रपति के हाथों में। स्टेटमेंट आपके सामने है। अब उपयुक्त में से कौन सा सही स्टेटमेंट सही है या फिर सही नहीं है, या सही है या आपको बताना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ,
और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के लिहाज से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसी तरीके से हम आप तक जो है पहुंचाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।